तो लास्ट लेक्चर पे अपन ने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था कि फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो अपने पिंडों की गति का विरोध करता है। फ्रिक्शन के 3 टाइप पढ़े थे अपन ने, लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिकल फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी पढ़ा था। आज उसी के अंतर्गत अपन आगे चलते हैं। और मैंने बताया था कि भाई शुरू के जो 2 लेक्चर होंगे वो थोड़ी थ्योरेटिकल पार्ट के होंगे, उसके बाद में अपन 1 बाय 1 क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप जिस भी स्टूडेंट ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, वो फर्स्ट लेक्चर आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी यूनिट का। और यहाँ तो अपन ने बुक स्टार्ट की है तो फर्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले वो लेक्चर देखिए, उसके बाद में आप इस लेक्चर को देखिए, तभी अपने को समझ में आएगा। और अपन कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं जहाँ पे अपन ने लास्ट में रोका था। और एक नया टॉपिक है अपना घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक जिसको कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक। चलो ये भी इंपॉर्टेंट है। घर्षण गुणांक को, जैसे घर्षण कोण था उसको लैम्डा से अपन दर्शा रहे थे, वैसे ही घर्षण गुणांक को अपन म्यू से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? म्यू से दर्शाएंगे। और घर्षण गुणांक होता क्या है? तो जो एफ और आर का अनुपात होता है, एफ और आर का अनुपात होता है। अब कोई बच्चा पूछे कि साहब एफ क्या होता है, तो एफ मैं बोलूँगा कि अधिकतम घर्षण बल होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो कंडीशन होती है। आर क्या होता है? आर होता है वो नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो एफ और आर का जो अनुपात होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। किसी भी पिंड के लिए एफ और आर का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। और इस कांस्टेंट रेशियो को म्यू नाम दिया जाता है। इस कांस्टेंट रेशियो को क्या नाम दिया जाता है? म्यू नाम दिया जाता है। और म्यू को ही अपन क्या कहते हैं? घर्षण गुणांक कहते हैं। राइट। तो घर्षण गुणांक का मान हमेशा क्या होता है? अचर होता है, ये भी ध्यान रखना। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं कि एक पिंड माना दूसरे पिंड के साथ, माना दूसरे पिंड के साथ सीमांत संतुलन की स्थिति में है। सीमांत संतुलन की स्थिति में है। सीमांत संतुलन का मतलब अब फिसलने वाला ही है एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर। तो माना कि एक पिंड है वो दूसरे पिंड के साथ सीमांत संतुलन की स्थिति में है। और आप जानते हो कि सीमांत संतुलन की स्थिति में जब अपने पार्टिकल होते हैं तो उनके जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, स्पर्श बिंदु, उस पर उत्पन्न घर्षण बल का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। तब उनके स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु बोले तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर उत्पन्न घर्षण बल का मान तब उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, स्पर्श बिंदु पर उत्पन्न घर्षण का मान अधिकतम होता है, महत्तम होता है या अधिकतम होता है। राइट। ये चीज़ अपन ने पहले ही पढ़ ली थी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो कंडीशन होती है उसके ऊपर जो फ्रिक्शन जनरेट होता है वो मैक्सिमम होता है। तो अब अपन यहाँ पढ़ रहे हैं कि ये जो मैक्सिमम जो जनरेटिंग जो फ्रिक्शन है, अधिकतम घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तो अधिकतम घर्षण बल को तो कैपिटल एफ से दर्शाएंगे और अभिलंब प्रतिक्रिया बल को कैपिटल आर से दर्शाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं अधिकतम घर्षण बल अधिकतम घर्षण बल कैपिटल एफ व अभिलंब प्रतिक्रिया बल अधिकतम घर्षण बल एफ व अभिलंब प्रतिक्रिया बल कैपिटल आर का अनुपात, अनुपात मतलब इनका रेशियो अचर होता है। इनका अनुपात अचर होता है।
इनका अनुपात अचर होता है, और इस अचर अनुपात को ही, ये जो कांस्टेंट रेशियो है, इस अचर अनुपात को ही घर्षण गुणांक कहा जाता है। घर्षण गुणांक कहा जाता है। और घर्षण गुणांक जो होता है उसे जनरली म्यू से दर्शाते हैं। इसे सामान्यतया म्यू से दर्शाते हैं। तो इतना मैंने लिखा है, याद रखने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो कंडीशन होती है, सीमांत संतुलन की स्थिति होती है, उसमें फ्रिक्शनल फोर्स का मान अधिकतम होता है और अधिकतम घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल का अनुपात। तो मैं लिख देता हूं, देखो ये जो लैंग्वेज रूप में लिखा है उसको लिखता हूं, अधिकतम घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल। अभिलंब प्रतिक्रिया बल, और इनका अनुपात होता है, इनका रेशियो होता है, वो अचर होता है। और इसे थोड़ा गले में दिक्कत है। अधिकतम घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल का जो अनुपात होता है वो अचर होता है, इसे घर्षण गुणांक कहा जाता है। ये अचर होता है, उसे घर्षण गुणांक कहा जाता है, और घर्षण गुणांक को म्यू से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हो गया। अच्छा, अधिकतम घर्षण बल क्या होता है? F। अधिकतम घर्षण बल क्या होता है? F। और अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या होता है? R। तो शॉर्ट में मैं ये लिख सकता हूँ कि म्यू बराबर क्या होता है? F अपॉन R। तो ये सिर्फ आपको याद रखना है इतना। अगर ये आपको याद है तो फिर आप सीधा बोल दोगे भाई F तो क्या होता है? अधिकतम घर्षण बल, और अपना R क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन। इनका अनुपात जो होता है, इनका कांस्टेंट जो रेशियो होता है उसे म्यू कहा जाता है, घर्षण गुणांक। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो F बराबर क्या आ गया? म्यू आर। तो ये रिजल्ट भी ध्यान रखते हैं। अच्छा, अगर मैं शॉर्ट के अंदर देखना चाहूं तो म्यू तो कांस्टेंट है, तो F बराबर म्यू आर आया, तो F किसके प्रोपोर्शनल आ गया? R के। अगर मैं यहाँ से देखूं कि भाई म्यू तो कांस्टेंट है, इसको समानुपाती अगर नियतांक में मान लूँ तो F R के कांस्टेंट, R के पैरेलल, सॉरी R के क्या आ गया? समानुपाती आ गया। F है वो R के क्या हो गया? प्रोपोर्शनल आ गया, समानुपाती आ गया। तो याद रखना, अब जो घर्षण बल का मान होता है वो प्रतिक्रिया के भी क्या होता है? समानुपाती होता है। जो घर्षण बल है वो प्रतिक्रिया के ऊपर भी क्या करता है? डिपेंड करता है। ओके, तो ये तो लिखने की जरूरत है नहीं, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट लिख लो आप। तो ये घर्षण गुणांक हो गया। अच्छा, अब इसमें भी जैसे प्रत्येक पॉइंट में नोट पॉइंट लिखते हैं, तो नोट पॉइंट इसमें भी लिख लेते हैं कि भाई घर्षण गुणांक म्यू होता है, उसका अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान कितना होता है? 0 होता है। तो घर्षण गुणांक का अधिकतम मान घर्षण गुणांक का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान 0 होता है। घर्षण गुणांक का जो मैक्सिमम वैल्यू है म्यू की वो तो 1 होती है और मिनिमम वैल्यू 0 होती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, पूर्ण रूप से अपना जो दृढ़ पिंड है, पूरा का पूरा जो रेजिड बॉडी है, उसके लिए तो 1 हो जाएगा। और न्यूनतम मान 0 का मतलब यह है कि घर्षण बल 0 होने का मतलब वो बिल्कुल चिकना है। तो दुनिया के अंदर देखो ऐसा कोई भी पिंड नहीं है जिसके लिए घर्षण गुणांक का मान 1 हो जाए, और ना ही ऐसा कोई अपना पिंड होता है जिसके लिए घर्षण गुणांक का मान 0 हो जाए। तो जितने भी पॉसिबल पिंड है अपने यहाँ पे एटमॉस्फेयर में, उसके लिए, या दुनिया में जितने भी पार्टिकल है उनके लिए घर्षण गुणांक का मान, म्यू का मान 0 से 1 के बीच में होता है। 0 से तो बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। तो ना तो 0 हो सकता ना 1 हो सकता, लेकिन ये पक्का है कि घर्षण गुणांक का अधिकतम मान तो 1 हो सकता है और न्यूनतम मान कितना हो सकता है? 0 हो सकता है। अब पूरा का पूरा जो चिकना पिंड मिल जाएगा, बिल्कुल चिकना, उसके लिए तो 0 हो जाएगा, और पूर्ण रुक्स हो जाएगा, पूरा का पूरा रेजिड हो जाएगा, उसके लिए 1 हो जाएगा। तो लिख देता हूं यहां, पूर्ण रूप से चिकने पिंडों के लिए
जो पूर्ण रूप से चिकनी पिंड हैं उनके लिए म्यू बराबर 0 व पूर्ण रुक्ष पिंड या दृढ़ पिंड के लिए म्यू बराबर 1 होता है, राइट। और लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। सामान्यतया इन जनरल 0 से बड़ा होता है म्यू लेस देन 1, कि म्यू का मान 0 और 1 के मध्य होता है। इन जनरल की बात करें तो म्यू का मान 0 और 1 के मध्य होता है। चलो भाई, ये अपना एक टॉपिक था जिसमें अपन ने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा है। देख लो आप, इसमें कोई दिक्कत है तो आप बताइए। तो घर्षण गुणांक को म्यू से दर्शाते हैं, घर्षण कोण को लैम्डा से दर्शा रहे थे अपन। चलिए आगे। चलो अब एक नया टॉपिक है, घर्षण कोण और घर्षण गुणांक में रिलेशन। भाई दोनों अपन ने घर्षण कोण भी पढ़ लिया, लैम्डा भी पढ़ लिया, और घर्षण गुणांक म्यू भी पढ़ लिया। तो घर्षण कोण, घर्षण कोण जिसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है, लैम्डा व घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक को क्या कहा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू में संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करने में बार बार काम में आएगा। संबंध, घर्षण कोण लैम्डा और घर्षण गुणांक म्यू के अंदर रिलेशन क्या होता है। अब देखो, तो लिखते हैं कि सबसे पहले वही लिमिटिंग कंडीशन के अंदर अपन बात करते हैं। तो माना कि दो पिंड सीमांत संतुलन की स्थिति में है। माना कि दो पिंड सीमांत संतुलन की अवस्था में है। लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाई होगा यहाँ पे। तो सीमांत संतुलन की स्थिति में है, तो अभी अपन ने क्या पढ़ा था, अभी अपन ने पढ़ा था F बराबर म्यू आर। सीमांत संतुलन की स्थिति में F बराबर म्यू आर। अब आप F के बारे में भी जानते हो भाई, F तो क्या होता है, तीनों के बारे में लिख देते हैं। वेयर F होता है महत्तम घर्षण बल, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। म्यू होता है घर्षण गुणांक, म्यू होता है वो घर्षण गुणांक, और आर होता है नॉर्मल रिएक्शन, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। ओके, और मैं डायग्राम भी बना देता हूं यहाँ पे। जैसे ये एक पिंड था, यहाँ पे रखा हुआ था, ये इसका W नीचे की तरफ लग रहा था बाहर, अविलंब प्रतिक्रिया बल ये था, P फोर्स से आप इसको खींच रहे थे, और ये जो F है जिसको आप महत्तम घर्षण बल बोल रहे हो, ये अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा था। और F और R का जो परिणामी था, ये परिणामी S था, और परिणामी था वो R के साथ में कितना कोण बनाता था, लैम्डा। तो इसके बारे में लिख देता हूँ। माना F व R, F और R के बारे में यहाँ लिख चुका। माना F व R का परिणामी S है, जो R के साथ लैम्डा, और लैम्डा को किससे दर्शा रहे हैं, घर्षण कोण। लैम्डा कोण बनाता है, जो परिणामी है वो R के साथ में कितना कोण बनाता है, लैम्डा कोण बनाता है। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो बल हैं उनको ऊर्ध्वाधर
दिशा में घटकों में वियोजित करूंगा। चलो आप यहाँ तक देखो, इसमें कोई डाउट है तो आप बताइए। ओके, अब देखो, अब ये एस है, तो एस का इधर घटक लो आप, तो एस का इधर घटक लोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, ये एस कोस लैम्बडा। तो एस कोस लैम्बडा किसके बराबर हो जाएगा, वो तो आर के बराबर हो जाएगा। और एस का इधर घटक लोगे तो देखो एंगल जैसे अपन ये पढ़ते आए हैं, मान लो ये यू है और ये थीटा है, तो थीटा के साइड में जो घटक होता है वो तो यू कोस थीटा होता है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में यू साइन थीटा होता है। तो एस का इधर घटक लूंगा वो तो एस कोस थीटा हो जाएगा, और एस का इधर घटक लूंगा वो एस साइन थीटा हो जाएगा। अरे भाई ये 90 डिग्री है, तो ये लैम्डा हो गया, तो ये π/2 माइनस लैम्डा हो गया, तो ऑटोमेटिक फिर ये कितना हो जाएगा, एस कोस लैम्डा एफ के बराबर हो जाएगा। तो मैं लिखता हूं कि परिणामी प्रतिक्रिया बल एस को घटकों में वियोजित करने पर परिणामी प्रतिक्रिया बल एस को घटकों में वियोजित करने पर, तो इधर वाला घटक तो कितना हो गया, एस कोस लैम्बडा, एंगल है तो एस कोस लैम्बडा, वो तो किसके बराबर हो गया, इस आर के बराबर, राइट। और इधर घटक कितना हो गया एस का, एस को तोड़ रहे हैं घटकों में, तो एस साइन लैम्बडा, और वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप पहले भी पढ़ के आए हो भाई 12th 11th क्लास में, ये घटक वगैरह के बारे में। तो इसका इधर घटक एस कोस लैम्बडा वो तो आर के बराबर, ये इधर एस साइन लैम्बडा हो गया एफ के बराबर। अच्छा, अब एफ की बात करें तो यहाँ से जैसे इक्वेशन 1 के यूज करें तो एफ बराबर कितना होता है, म्यू आर होता है। ये कहाँ से 1 का यूज कर दिया, एफ बराबर है म्यू आर। अब दोस्तों यहां से आप देखो तो एस कोस लैम्बडा का मान तो आर और एस साइन लैम्बडा का मान म्यू आर। तो मैं क्या करूं कि जैसे इसको डाल देता हूं इक्वेशन नंबर 2 और इसको डाल देता हूं इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 का भाग दे देता हूं। नाउ इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 का भाग देने पर, अब भाग दोगे तो ये तो कितना है, एस साइन लैम्बडा, और नीचे क्या आएगा, एस कोस लैम्बडा। एस साइन लैम्बडा बराबर कितना है, म्यू आर, और ये कितना है, आर। तो यहां से एस कट गया और ये कट गया, तो म्यू बराबर आ गया टेन लैम्बडा, म्यू बराबर आ गया टेन लैम्बडा। म्यू क्या है कोई पूछे आपको तो आप बोलोगे घर्षण गुणांक, लैम्बडा क्या है, घर्षण कोण। तो ये घर्षण गुणांक और घर्षण कोण में संबंध होता है, जैसा कि अपने को निकालना था। तो म्यू बराबर 10 लैम्बडा आपको याद रखना है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू इक्वल टू 10 लैम्बडा इज रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की स्पर्शज्या का मान, टेन का मान वो होता है, वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के बराबर होता है। तो मैं लिख देता हूं यहां से। तो ये बहुत ही स्टार लगा के भाई कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो बार बार काम में आएगा। म्यू बराबर 10 लैम्बडा, जहां म्यू का भी पता होना चाहिए और लैम्बडा का भी आपको पता होना चाहिए। तो यहां मैं आगे बढ़ता हूं। यहां से जैसे म्यू का मान आया है 10 लैम्बडा, म्यू का मान क्या है 10 लैम्बडा, तो म्यू को तो मैं बोल देता हूं घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक। म्यू तो हो गया घर्षण गुणांक, और ये क्या हो गया, ये स्पर्शज्या है, और किसकी स्पर्शज्या है, घर्षण कोण की। तो घर्षण कोण की स्पर्शज्या, तो घर्षण गुणांक का मान हो गया वो घर्षण कोण की स्पर्शज्या के बराबर हो गया।
अच्छा, तो एक जो रिलेशन यहाँ से निकल के आया वो तो म्यू बराबर टेन लैम्डा आया, अपने को ध्यान रखना है। अच्छा, एक रिलेशन अपन ये और निकाल सकते हैं यहाँ से, जैसे इक्वेशन 1 और 2 है उसका वर्क करके जोड़ दो आप। तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन और यहाँ से निकल के आएगा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का स्क्वायर करके जोड़ने पर। तो टू और थ्री का, क्या 2 और 3 का, 1 और 2 का नहीं करना है आपको, 2 और 3 का करना है। तो आपको 2 का स्क्वायर करना है और 3 का स्क्वायर करके जोड़ना है। तो ये बनेगा एस कोस स्क्वायर लैम्डा और एस साइन स्क्वायर लैम्डा। वो तो कितना हो जाएगा, ये एस कोस लैम्डा का स्क्वायर बनेगा एस स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा, एस स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा, वो तो हो गया एस स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर लैम्डा और कोस स्क्वायर लैम्डा 1 हो गया। ये कितना है, ये आर स्क्वायर है, और ये कितना है, म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आ गया और ये बन गया 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो एस बराबर आर अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो इसको भी एक रिलेशन बना के लिख लेना। ये किसके अंदर है, अपना जो रिजल्टेंट जो फोर्स आया था, परिणामी आया था, रिजल्टेंट जो परिणामी आया था, ये एस आर और म्यू में संबंध है। आर तो क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, ये परिणामी प्रतिक्रिया बल, और म्यू क्या होता है आपका घर्षण गुणांक, इसमें ये रिलेशन है। तो यहाँ से दो रिलेशन आए, म्यू बराबर टेन लैम्डा और एस बराबर ये भी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक भी अपना होता है यहाँ। चलो आप देखो इसको, फिर अपन आगे बढ़े। अब एक छोटा सा टॉपिक है अपना घर्षण शंकु। अपना छोटा सा आगे जो टॉपिक चलेगा वो टॉपिक है अपना घर्षण शंकु, और इसको कहा जाता है कोन ऑफ फ्रिक्शन, कोन ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण शंकु। अब घर्षण शंकु क्या होता है दोस्तों, अगर ध्यान से अगर अपन देखें तो जैसे यहाँ मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ इसको, कि यहाँ पे एक पिंड रखा हुआ था, ये इसका भार W था, ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल R था, ये P बल था, और ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स F था, और ये इसका परिणामी S था, राइट। इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ R, और ये अपना घर्षण कोण कितना था, लैम्डा। अब देखो ये क्या होता है कि ये जो रिजल्टेंट अपना परिणामी है वो अभिलंब प्रतिक्रिया बल के चारों तरफ घूमता है, ऐसे ये लाइन इसके चारों तरफ घूमेगी। अब चारों तरफ घूमेगी तो यहाँ ऊपर एक सर्किल का निर्माण होगा, और चारों तरफ घूमेगी तो ये ऐसे जनक रेखाएं बनेंगी, जनरेटिंग लाइंस, और जनरेटिंग लाइंस की सहायता से ये यहाँ पे एक शंकु का निर्माण हो जाएगा, ये वाला। ऐसे कहने का मतलब है कि ये तो अपना आर है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, और ये परिणामी प्रतिक्रिया बल, ये इसके चारों तरफ घूमेगा ऐसे, भाई 3D की शेप है, इसके चारों तरफ घूमेगा तो यहाँ इस किसका निर्माण हो जाएगा, एक शंकु का निर्माण हो जाएगा, और ये लैम्डा अपना क्या हो गया, घर्षण कोण हो गया। तो इस शंकु को घर्षण शंकु कहा जाता है। इस शंकु को, ये जो शंकु बनेगा उसको घर्षण शंकु कहा जाता है। उसके लिए 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट ये है कि इसका जो शीर्ष ओ है वो तो नीचे वाला प्लेन, और ये वाला जो है इन दोनों बॉडीज का स्पर्श बिंदु होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये शंकु जैसे बना, जैसे आप शंकु देखते हो ऐसे, तो इस शंकु में ये पूरा का पूरा शीर्ष कोण होता है, इसको इतना था जो आधा है उसको कहा जाता है अर्ध शीर्ष कोण। तो इसका अर्ध शीर्ष कोण लैम्डा के बराबर होना चाहिए। और तीसरा ये होना चाहिए कि जो ये अक्ष है, ये अक्ष है और ये बिंदु ओ है, अक्ष और ओ बिंदु के ऊपर उपनिष्ठ अभिलंब होना चाहिए अपना। तो ये तीनों कंडीशन लागू होती हैं तो वो घर्षण शंकु कहलाता है। बस इतना तो पता है ना कि भाई घर्षण शंकु बनेगा कैसे, जब अभी अपना परिणामी प्रतिक्रिया बल एस है वो आर के चारों तरफ मूव करेगा। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जब दो रुक्ष पिंड परस्पर संपर्क में हो, परस्पर मतलब एक दूसरे के, में इस प्रकार हो, किस प्रकार हो,
यहाँ मिलाना है इसको, ये बिंदु हो गया। अच्छा, एक पिंड तो ये है और एक पिंड यहाँ पे रखा हुआ है, ये दूसरा पिंड है ऊपर की साइड में। एक पिंड तो ये ऐसे और एक पिंड यहाँ पे रखा हुआ है। ये प्लेन है अपना और ये एस हो रहा था, ये अपना आर हो रहा था। आर से दर्शा देते हैं या एन से दर्शा दो, एक ही बात है। और ये बिंदु हो गया और ये जो शंकु बनेगा उसका अर्ध शीर्ष कोण हो गया, वो लैम्बडा हो गया। तो मैं लिखता हूँ कि अच्छा, ये डायग्राम आपको बनाना है। तो यह शंकु घर्षण शंकु कहलाता है। ये डेफिनेशन वगैरह कभी नहीं पूछी जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके। तो यह शंकु घर्षण शंकु कहलाता है यदि, कब कहलाता है, 3 पॉइंटों के बारे में ध्यान रखना है। तो ये जो शंकु है वो घर्षण शंकु कहलाता है यदि पहला कि इस प्लेन और ये वाला जो अपना पार्टिकल है और ऊपर जो पार्टिकल रखा हुआ है, इनका स्पर्श बिंदु है ना वो ओ पे होना चाहिए। तो स्पर्श बिंदु शीर्ष ओ हो। पहला कंडीशन ये है कि इधर अच्छा, यहाँ पे मैं पार्टिकल रख देता हूँ, लो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। लेकिन मैं पार्टिकल इसलिए नहीं लिखा रहा था यहाँ पे क्योंकि फिर ये शंकु दिख नहीं पाएगा अपने को, इसलिए। तो ये वाला पार्टिकल और एक नीचे पार्टिकल है, उनका स्पर्श बिंदु है वो शीर्ष ओ पे होना चाहिए। दूसरी बात कि अर्ध शीर्ष कोण जो होता है, अर्ध शीर्ष कोण है वो घर्षण कोण लैम्बडा होना चाहिए। अर्ध शीर्ष कोण है वो घर्षण कोण लैम्बडा होना चाहिए। छोटा सा टॉपिक है। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो अक्ष, जैसे इसको कोई अक्ष नाम दे देता हूं, ये वाला अक्ष अच्छा, ये अक्ष कौन से अक्ष की बात कर रहा है? ये शंकु के अक्ष की बात कर रहा है, ये वाला अक्ष नहीं, ये जो शंकु का अक्ष। भाई कोई भी अगर शंकु जैसे बनाओ तो जैसे शंकु का अक्ष के सापेक्ष जड़त्वागुण निकाला था, तो इस वाली रेखा के लिए तो निकाला था। तो अक्ष कौन सा? शंकु का। तो शंकु का अक्ष बिंदु O पर क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ अभिलंब। उभयनिष्ठ अभिलंब। शंकु का जो अक्ष है वो क्या होना चाहिए? शंकु का अक्ष है वो नॉर्मल होना चाहिए बिंदुओं पे। इसका मतलब ये है कि जैसे ये आपका ऐसे शंकु नहीं बन सकता, जैसे ऐसे शंकु बनाना चाहे तो ऐसे शंकु नहीं बन सकता, क्योंकि जो नॉर्मल है वो तो इसके बैठ के जस्ट परपेंडिकुलर होने वाला है। नॉर्मल है इसके परपेंडिकुलर होने वाला है, जबकि यहाँ पे शंकु का अक्ष इधर चला गया, तो इस टाइप का डायग्राम नहीं बन सकता। तो ऐसा डायग्राम होना चाहिए जिसमें ये बिंदु O है, ये शंकु का शीर्ष होना चाहिए, और ये शंकु का जो अक्ष है वो नॉर्मल होना चाहिए। और तीसरी बात है कि जो अर्ध शीर्ष कोण है वो घर्षण कोण लैम्बडा होना चाहिए। तो इस टाइप का जो भी शंकु होता है उसे कहा जाता है अपना घर्षण शंकु, कोन ऑफ फ्रिक्शन। तो आप डेफिनेशन देखिए इसकी, कोई डाउट है तो आप बताइए। ओके, चलो छोटा सा टॉपिक और है कि घर्षण के जो नियम है उसमें 2-3 इंपॉर्टेंट नियम है, वो मैं लिखा देता हूँ, वही आपको ध्यान रखने हैं। तो अगला लिखो लॉज ऑफ फ्रिक्शन। लॉज ऑफ फ्रिक्शन, इसको कहा जाता है घर्षण के नियम। घर्षण के नियम। और ये वही अपन बोलेंगे कि जो अपन ने पहले पढ़ा था कि अपना फ्रिक्शन जो होता है उसके क्या क्या नियम है। पहला कि दो पिंडों के बीच में जो घर्षण बल होता है वो दो पिंडों के बीच में जो स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु पे जो घर्षण बल का मान लगता है वो पिंडों की गति का क्या होता है? विरोध करता है, वो गति के विपरीत लगता है। तो जानते हैं, लिख लो आप इसको कि दो पिंडों के मध्य स्पर्श बिंदु या संपर्क बिंदु बोल दो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, संपर्क बिंदु पर
उत्पन्न होने वाला घर्षण बल की दिशा सदैव गति के उन पिंडों की गति के विपरीत होती है। तो घर्षण बल की जो दिशा होती है वो सदैव अपने पिंडों की गति के विपरीत होती है। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि घर्षण बल होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। इसका मतलब है कि पिंड को इधर आप खींच रहे हो तो घर्षण इधर लगेगा, इधर खींच रहे हो तो घर्षण बल इधर लगेगा, तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। और घर्षण बल का जो परिणाम होता है, घर्षण बल कितना लगता है, घर्षण बल का जो मान होता है वो केवल इतना होता है कि उस पिंड को गति करने से रोक सके। घर्षण बल का मान केवल इतना होता है, घर्षण बल का जो परिणाम होता है वो केवल इतना होता है कि उस पिंड को गतिशील अवस्था में आने से वो रोक सके। लेकिन फिर भी आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो अब ऐसे थोड़ी है कि आप फोर्स बढ़ाते गए तो घर्षण बल भी बढ़ता जाएगा। भाई घर्षण बल की तो एक लिमिट होती है कि उस लिमिट के आगे जाके वो नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि घर्षण बल सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, स्वयं समायोजित। सेल्फ एडजस्टिंग को हिंदी में बोलते हैं स्वयं समायोजित, मतलब अपनी दिशा स्थिति के अनुसार चेंज कर लेता है। तो स्वयं समायोजित बल होता है तथा संतुलन की स्थिति में घर्षण बल का परिमाण लिख दो। ये घर्षण बल का जो परिमाण केवल इतना होता है कि वह पिंड की गति को रोकने के लिए पर्याप्त है। कि संतुलन की स्थिति में जब आप 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो तो घर्षण बल भी 5 न्यूटन का ही अप्लाई होगा, वहाँ पे उत्पन्न होगा। 6 न्यूटन का लगा रहे हो तो 6 न्यूटन का अप्लाई होगा। तो कुल मिला के यह है कि घर्षण बल का जो परिमाण होता है वो केवल इतना होता है कि वह जो आपका पिंड है उसकी गति को रोकने के लिए पर्याप्त हो। तीसरे जो ये है, ये अपन ने जो पढ़ा था वही लिख रहे हैं भाई, ये 3 नहीं लिखेंगे, उसके आगे नहीं करेंगे। 3 टॉपिक एग्जाम में भी आए तो ये लिख देना। तीसरा है कि सीमांत संतुलन की स्थिति के अंदर, जैसा कि अपन ने पढ़ा, सीमांत संतुलन की स्थिति में अपना अभिलंब प्रतिक्रिया बल F और तो सीमांत संतुलन की स्थिति में अधिकतम घर्षण बल F व अभिलंब प्रतिक्रिया बल R का अनुपात, अधिकतम घर्षण बल F और अभिलंब प्रतिक्रिया बल R का अनुपात अचर होता है। और बताओ F और R का अनुपात था वो अचर होता था, उसको किससे दर्शा रही थी, म्यू से दर्शा रही थी। अचर होता है जिसे घर्षण गुणांक म्यू कहा जाता है। और म्यू का जो मान होता है वो पदार्थों की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है, और म्यू का मान 0 से 1 के बीच में होता है, ये भी पढ़ लिया। तथा म्यू का मान पदार्थों की प्रकृति पर डिपेंड करता है। तो ये 3 घर्षण के नियम आपको याद रखने हैं। 2 नियम और हैं लेकिन वो फिलहाल अपने काम में नहीं आएंगे। तो ये 3 लॉज ऑफ फ्रिक्शन अपने को याद रखने हैं। और इसी के साथ अपना जो थ्योरेटिकल पार्ट है ये यहाँ वो तो कंप्लीट हो गया है।
और अब जो भी अपना अगला लेक्चर आएगा उसमें मैं 1 बाय 1 यहाँ से एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूँगा, और एग्जाम्पल ही आपकी एग्ज़ाम में आते हैं तो फिर वो आपको पता भी लग जाएगा। पिछले देखो पहले क्या होता था कि जो डायनेमिक्स जो है अपनी, उसके साथ में एक बुक चलती थी सी प्रोग्रामिंग, जो आपके अभी प्रैक्टिकल में है, वो पहले थ्योरेटिकल पार्ट में भी चलती थी। डायनेमिक्स में 3 यूनिट होते थे, सी प्रोग्रामिंग में 1 यूनिट होता था, 32 नंबर का पेपर होता था और 18 का प्रैक्टिकल होता था, ऐसे करके 50 नंबर होते थे। आज से 3 साल पहले की बात है जब हमने बीएससी पढ़ा था। फिलहाल क्या है कि ये सी प्रोग्रामिंग है, इसको थ्योरेटिकल पार्ट में देते नहीं है क्योंकि इसका क्वेश्चन हो नहीं पाता। तो सी प्रोग्रामिंग है उसको तो अब की बार जो पिछले 3 साल है वहाँ से इसको प्रैक्टिकल में डाल दिया, और जो पेपर का थोड़ा पैटर्न चेंज किया, उसमें डायनेमिक्स के साथ में स्टैटिक्स को ऐड कर दिया, और जो प्रैक्टिकल अपना 18 नंबर का होता था उस प्रैक्टिकल को बढ़ा के 30 नंबर का कर दिया, और डायनेमिक्स के अंदर अपने 3 यूनिट किए, और 3 यूनिट का मतलब अपने जैसे 8 का होता है तो ये 24 नंबर का पेपर और स्टैटिक्स का 16, तो ऐसे करके ये 40 नंबर का पेपर बना दिया, और 30 नंबर का अपना प्रैक्टिकल। तो तीनों पेपर पहले ये होता था, पहला पेपर 50 का, दूसरा 50 का और तीसरा 32 का, ऐसे होते थे। 18 का प्रैक्टिकल होता था। फिर बाद में क्या किया, पहला दूसरा तीसरा तीनों पेपर्स को है वो इक्वल 40 मार्क्स के कर दिया और 30 का प्रैक्टिकल कर दिया। तो पिछले 3 सालों से ही स्टैटिक्स की जो बुक है उसको जोड़ा गया है। मेरा क्या ये कुछ समझाने का मतलब ये था कि पिछले 3 साल हैं और पिछले 3 सालों से ही जो अपने स्टैटिक्स की बुक है उसको सिलेबस में जोड़ा गया है, और पिछले अगर 3 साल के जो पेपर्स हैं उनका एनालिसिस किया जाए तो यह पाया जाता है कि केवल और केवल आपके एग्जाम्पल आते हैं। मैंने वहाँ डायनेमिक्स में भी अभी जो यूनिट बताया तो उसमें काफ़ी अनसोल्व क्वेश्चन समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो अनसोल्व क्वेश्चन मैंने समझाए हैं वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, उनके 1% भी चांस नहीं है एग्जाम में आने के, केवल एग्जाम्पल आते हैं, एग्जाम्पल और आर्टिकल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल करेंगे और आर्टिकल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।